देखो मैंने आपको जो पिछली क्लास में होमवर्क दिए वो सबने कर लिया। कोई डाउट उसके अंदर? सबसे हो गया था? कोई दिक्कत? पक्का हो गए सारे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल, प्रॉफिट, वो कंसेप्ट क्लियर था? अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक जो क्वेश्चन दिया था क्लोजिंग स्टॉक निकालने का, वो हो गया? उसमें कोई डाउट? आगे बढ़े? ठीक है, चलो अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पुट नेक्स्ट हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेडिंग लगाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो, लिखो इसके अंदर, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट देखो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस। ये अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्या निकालने के लिए? नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस ड्यूरिंग द पीरियड। ट्रेडिंग से अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। देखो आप, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस are debited and all indirect income are credited। सारे इनडायरेक्ट खर्चे डेबिट करते हैं और सारी इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट करते हैं। अब इसमें भी पता है, जैसे जर्नल एंट्री का मैं आपको सिस्टम बताता हूं। अब इसमें पता है जर्नल एंट्री का, आप देखो, जैसे रेंट की एंट्री है, समझो, रेंट पे किया। अब बताओ रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है? अभी आप सिर्फ एक बार देखना, कॉपी बाद में करना, ये पे करने की एंट्री है। रेंट एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या हो गया? रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। अब कभी भी अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पे करते हैं, हम एंट्री करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे किया, एंट्री करी इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन डायरेक्ट एक्सपेंस को राइट ऑफ करते थे ट्रेडिंग टू डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां राइट ऑफ की एंट्री कैसे करेंगे? पीएनएल टू, जैसे रेंट कर दिया, आपको ध्यान है अपने डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़ा था, अपन डेप्रीशिएशन की एंट्री ऐसे करते थे, डेप्रीशिएशन टू असेट, और राइट ऑफ एंट्री ऐसे बताई थी मैंने, पीएनएल टू डेप्रीशिएशन। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अपन राइट ऑफ पीएनएल से करते थे। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, अब इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस के एग्जाम्पल ध्यान रखना। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? रेंट, इसके ना एग्जाम्पल आपको डिटेल पेज नंबर 18.24 लिखो आप लोग। इसमें एक बार एक एंट्री लिख लो, फिर मैं लिखा देता हूं। लिखो, पहले लिखो आप जर्नल एंट्री, कॉपी में लिखो जर्नल एंट्री, कॉपी में लिखो जर्नल एंट्री। एक बार ये लिखो, फिर मैं लिखवा रहा हूं आपको कैसे रेफर करना है पेज को। पहले लिखो जर्नल एंट्री। देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश,
ये तो पेमेंट की एंट्री होती है, और इसको राइट ऑफ करने की एंट्री लिखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो, पेमेंट की एंट्री करी इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू कैश, राइट ऑफ की एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो, आर दीज टू एंट्री क्लियर? और लिखो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कि आपको अगर पूरी लिस्ट देखनी है तो पेज नंबर, फॉर्मेट दिख रहा है पीएनएल का आपको। टीएस बुक पे आ जाओ एक बार, आपको पेज नंबर 18.24 देखो एक बार आप लोग, आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये पेमेंट की एंट्री है और ये राइट ऑफ करने की एंट्री। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पेज नंबर 18.24 पे पूरा फॉर्मेट दिख रहा है आपको। अब फॉर्मेट में एक बार मैं रीड करता हूं, देखो, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, इंश्योरेंस, रिपेयर, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लॉस बाय फायर, कमीशन, एडवर्टीजमेंट। अब बताओ, ये सब क्लोजिंग एंट्री है, क्रिएट एंट्री है? ये पीएनएल में ये क्रिएट है क्या? ये पीएनएल में आप सबको क्लोज कर रहे हो? दीज ऑल आर क्लोजिंग एंट्री। समझे मेरी बात को? अच्छा, अब है ना, आप एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से सुनना। देखो, अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग में इधर फाइनल फिगर क्या होता था? ग्रॉस प्रॉफिट होता था। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट प्योर मेरे प्रोडक्ट का प्रॉफिट है कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं उससे कितना प्रॉफिट कमाया मैंने? लेकिन प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ अलग दूसरे खर्चे भी तो होंगे। आज जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा के, प्योर पढ़ा के जो प्रॉफिट कमा रहा हूं मेरा ग्रॉस है, पर मान लो अपन इंस्टीट्यूट का रेंट दे रहा हूं, ठीक है, लाइट का बिल आ रहा है, ये सब लेस भी तो करना पड़ेगा ना। इन सबको लेस करूंगा तो आऊंगा नेट प्रॉफिट पे। अब आप मेरी बात समझना, ट्रेडिंग मतलब मेरा प्योर पढ़ाने से कितना प्रॉफिट है, वो ट्रेडिंग वाला काम, मतलब जो मेरा काम कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया। अब मान लो मैंने आपको ऐसा बोला, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, तो पहले मैंने कहा इससे कितना प्रॉफिट है वो इधर कैरी फॉरवर्ड कर लूं। फिर ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आया मैं वो उसको लेकर गया पीएनएल में। अब मैंने यहां पे सारे के सारे कौन से खर्चे लेस किए? समझे बात को? अब मैं यहां पर है ना आपको दो तीन चीज समझाता हूं, सुनना मेरी बात। एक्सपेंस की जब मैं बात करता हूं और इनकम की जब मैं बात करता हूं, तो दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। एक तो होता है ऑपरेटिंग हो गया, और एक हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और इनकम भी मैंने आपको बोला है, एक तो कौन सी इनकम हो गई मेरी, और एक हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक कैटेगरी थी, बट मैंने बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है। अब जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा मेरे दो तरह के बिजनेस हैं, एक तो पढ़ाने का बिजनेस है लेट से, और मैं पार्ट टाइम पे लेट से शेयर मार्केट का भी काम कर रहा हूं। अब एक तो मैं पढ़ाने से भी प्रॉफिट कमा रहा हूं, और मान लो मैं शेयर मार्केट है उससे भी कुछ प्रॉफिट कमाता हूं। या अज्यूम करो मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो मैं रेंट पे दे रखा है और रेंटल इनकम जनरेट हो रही है मेरे को। अब जो वो रेंटल इनकम आ रही है ना, वो रेंटल इनकम पता है कौन सी इनकम है मेरी? इस बिजनेस के तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना। अज्यूम करो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया मेरा, मैं लेट से कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स। अब ये जो मिस्टर एक्स है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस में इधर आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है उससे कितना प्रॉफिट हो। लेकिन मान लो इधर प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट एंड लॉस किसी पर्सन का है, बिजनेस का नहीं है।
एक पर्सन ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस बताया, उसने लिखा इधर बाय जीपी, अब वो इधर लिखता है बाय रेंटल इनकम। अब बोलो ये कौन सी इनकम है उसके लिए? बिजनेस नहीं, ये इनकम कौन सी है? हम बोलते हैं दिस इज नोन एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब मैंने मान लो इधर लिखा रेंट, मेरे बिजनेस का रेंट है, और मान लो मैंने इधर लिखा लेट से टू एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, और रिपेयर मान लो मैंने इस बिल्डिंग को कराया, तो क्या मेरे बिजनेस का खर्चा है क्या ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो पीएनएल के अंदर ध्यान रखना, कोई भी इनकम हो, इनडायरेक्ट इनकम हो या डायरेक्ट इनकम, और कोई भी खर्चे हो, इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट इनकम मतलब ये वाली इनकम अपन ने ग्रॉस निकाल लिया डायरेक्ट खर्चे लेस करके। अब इनडायरेक्ट कोई भी इनकम है, शेयर की इनकम आ रही है, आपका रेंटल इनकम आ रहा है, आप कुछ और एक्स्ट्रा बिजनेस कर रहे हो उससे इनकम आ रही है, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। और सारे खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के, अब इनडायरेक्ट नेचर में आपके ऑपरेटिंग भी आ जाएंगे, और सब कुछ लेस करके फाइनल मैंने कितना नेट प्रॉफिट कमाया वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो आई बात समझ में? ठीक है, तो आप देखो एक बार, अब जैसे आप इस फॉर्मेट को पढ़ो, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैंने कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। अब कोई लोन लिया मैंने मार्केट से, मान लो मैंने कार खरीदी, उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो अब बताओ ये कौन सा एक्सपेंस हो गया मेरा? एक तरह से ये ऑपरेटिंग नहीं, ये कौन सा एक्सपेंस है अगर वो कार बिजनेस के लिए यूज नहीं आ रही थी? गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस में अपन क्या कर रहे हैं, मेरे और कोई बिजनेस की इनकम है वो भी, मतलब ये मैं प्रोपराइटर का नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल इनकम, डायरेक्ट प्रोडक्ट वाली इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस लेस हो गए, और खर्चे नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग सब लेस करके जो आएगा वो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। अब आप देखो, जैसे एग्जांपल समझो, ये एंट्री समझ आई सब लोगों को? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट एंट्री फॉर इनकम। ये तो मैंने एक्सपेंस की एंट्री बताई, अब लिखो इनकम की एंट्री। देखो फॉर इनकम, ब्रैकेट में लिखो इनडायरेक्ट इनकम। अब जब रिसिप्ट हो गए, इनकम रिसीव होगी, तो कैश टू इनकम, कोई भी इनकम हो, है ना, और उसको क्लोज करने की एंट्री। टू प्रॉफिट एंड लॉस, पैसा आने के लिए और क्लोज करने के लिए। पहली एंट्री पैसा आने की हो गई, और अगली एंट्री क्लोज करने की हो गई। अब जैसे है ना, ऐसा समझो बैड डेब्ट रिकवर्ड हुए। अब बताओ बैड डेब्ट रिकवरी क्या एंट्री करते हैं अपन? कैश टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब आप बताओ, आप एंट्री करते हो कैश टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब बैड डेब्ट रिकवर कौन सी कैटेगरी है बताओ? बैड डेब्ट रिकवरी कौन सी कैटेगरी है? तो आप क्लोज कैसे करोगे इसको? ऐसे ही करते हैं ना अपन क्लोज, बैड डेब्ट रिकवरी टू पीएनएल। ये आपका रेवेन्यू, इसको आपने क्लोज किया, आपकी इनकम है, अब इसकी पीएनएल पोस्टिंग कैसे हो जाएगी? बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड। रेवेन्यू कैटेगरी क्रेडिट और क्रिएट होती है। अच्छा रेवेन्यू को बताओ क्लोज नहीं किया तो क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट रेवेन्यू जा ही नहीं सकता ना। तो रेवेन्यू को क्लोज कहां करना पड़ेगा आपको? तभी तो बिजनेस का प्रॉफिट निकलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो सारी इनकम को कहां जाके क्लोज करना है अपने को? पीएनएल में, और सारे खर्चों को पीएनएल में अपने को अगेन डेबिट साइड में क्लोज कर देना। क्लियर? अब आप एक चीज समझना, प्रॉफिट एंड लॉस के बनाकर के जो फाइनल नेट प्रॉफिट आया, हमारे बिजनेस का जो फाइनल नेट प्रॉफिट आया, वो फाइनली कहां जाके क्लब हो जाएगा? आपके बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा? लॉस है तो कैपिटल कम हो जाएगा, प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया? क्लियर है? ठीक है।
कम टू पेज नंबर 18.62 पे आ जाओ। कम टू पेज नंबर 18.62। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। एकलव्य पागल मत हो, है ना। स्टार्टिंग में तो क्या अच्छे थे पढ़ने में, बिंडा मत हो जाता। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ बातें ही बातें बातें ही बातें कर रहा है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। कौन सा अकाउंट बनाना है अपने को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ना। अच्छा, यहां स्टार्ट करना, प्रॉफिट ट्रेडिंग नहीं बनाना है। रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बनाना है? नीचे बोल रहा है द जीपी वॉज 45% ऑफ सेल। सेल का 45। अच्छा बताओ, जीपी 45% है, मतलब कॉस्ट कितनी हुई? 55%। अगर जीपी 45%, कॉस्ट कितनी हुई? जितनी सेल है उसका 55% कॉस्ट है और जितनी सेल है उसका 45% प्रॉफिट है मेरा। बट ये नेट प्रॉफिट है या ग्रॉस प्रॉफिट है? ये ग्रॉस है। ग्रॉस ना ट्रेडिंग का आखिरी फिगर है अपने पास में, ठीक है ना। और सेल कितनी है? अच्छा बताओ, 6.5 लाख का डायरेक्ट 45% निकाल लूं? नहीं निकाल सकते क्या? विच अमाउंटेड टू 6.5 लाख, तो सेल 6.5 लाख है ना, क्यों निकाल सकते हो? बोल रहे ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? 45% है सेल का, विच अमाउंटेड टू 6.5 लाख, तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, कॉस्ट का थोड़ी ना है। डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप लोगों ने वो पहले वाले क्वेश्चन कर लिए ना, कॉस्ट और सेल वाले, एक अनसॉल्व सब हो गए ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिखो आप एक बार, देखो ग्रॉस प्रॉफिट, देखो 6,50,000 का 45%, बोलो कितना आता है ये? यार है 2,92,500। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब दिस इज ऑफ विच अकाउंट? ट्रेडिंग। नाउ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करें, इधर क्या लिखें? तो लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 292,500। अब सारे इनडायरेक्ट खर्चे लिखते जाएं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 292,500, ये लिख लो फटाफट। ये कर लिया कॉपी? नो, स्टार्ट विद डेबिट। सबसे पहले क्या लिखें? अच्छा, वेजेस सैलरी होता है ट्रेडिंग में जाता, सैलरी एंड वेजेस है तो इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। 30,000। फिर टू कमीशन 2,000, टू पोस्टेज, टू इंश्योरेंस, टू इंटरेस्ट पेड। ये सबकी राइट ऑफ एंट्री है ना, ध्यान रखना। 4,000, टू कैरेज 5,000,
टू एडवर्टीजमेंट। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम होती है, ध्यान रखना। अलाउड अपना एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड। $18,000 इधर आ जाएगा बाय रेंट रिसीव। कितना रेंट रिसीव हुआ? 17,000 रुपए। रेवेन्यू क्रेडिट साइड आएगा, ध्यान रखना। राइट डाउन रेवेन्यू ऑन क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंस ऑन डेबिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बैड डेब्ट्स इधर आ जाएगा, 2 बैड डेब्ट्स 9,000। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 950। टोटल लगाओ पूरा। टोटल 292 फर्स्ट 17 प्लस 15 जा रहा है 324,500। टोटल हमेशा जो इधर लास्ट फिगर और डेबिट साइड उससे 2 लाइन लास्ट में लगाना। ये हमेशा क्रेडिट साइड 3-4 फिगर ही होंगे, जो डेबिट का आखिरी फिगर है उससे 3-4 लाइन छोड़ के टोटल लगाना हमेशा। तो देखो, टू नेट प्रॉफिट ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। कितना आता है फाइनल फिगर, निकाल लो लेस करके। 324,500 माइनस करोगे फाइव सब तो आएगा 2,41,000। 241,050 कर देने। इस टोटल को उसमें से माइनस कर देना। अब ये डायरेक्ट टोटल लगाने की कोशिश करो। देखो 30 + 2 32, 33,500 करो मैनुअली। हो रहा है नहीं हो रहा है? 292,500 17 और 15 32 होता है। 292,500 प्लस 32 ये आ जाएगा 324,500। वो टोटल लगाओ 30 और 2 32 मैनुअली लगाओ फटाफट। देखो होता ही नहीं होता है। 33,500 फिर 36,500 करो। देखो अपने आप करो, हो रहा ही नहीं हो रहा है? कैलकुलेशन फटाफट। 30 + 2 32, 33,500 36,500 40,500 5,000 हो गए 45,500 55,500 10 तक आ गए। फिर 18 और 9 27,000 तो 55,500 प्लस 27,000 कर दो। अब पता है 55,500 प्लस 27,000 मान लो दिक्कत आती है, पहले 30 जोड़ दो। 55,500 30 कितना होता है? 85,500 माइनस 3 कर दो 82,500 आ गया फिगर। ऐसे भी कर सकते हो। 55,500 प्लस 27 करना है। अब आपको लगता है मेरे को लिखना पड़ेगा, तो 55,500 30,000 जोड़ना आसान है। 85,500 फिर से 3 घटा दो 27,000 पे आ गए। तो कितना आ गया अपन? 27 छोड़ गया, 3 हटा दिया तो 82,500 और 82,500 प्लस 950। अब 82,500 950 जोड़ना मुश्किल है, तो पहले 1000 जोड़ दो। 83,500 माइनस 50 कर दो, 83,450 आ गया अपना फिगर। समझ आया? थोड़ा सा प्रैक्टिस करो मैनुअली बढ़ाने का हैबिट। जहां हो 10,000s के मल्टीपल को जोड़ना आसान होता है, और फिर माइनस करके आ जाओ पहले वाले फिगर पे। 324,500। अब जैसे ये भी जोड़ना था ना, 2,925 प्लस 32,000। हो सकता है 32 जोड़ने में आपको दिक्कत आए, तो पहले 30 जोड़ दो। 312,500 तो वो मैनुअली हो जाएगा आराम से, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, माइंड में कैलकुलेशन। 2,925 प्लस 3 करो तो 29 प्लस 3 30 312 हो गया, और प्लस 2,000 बाद में जोड़ दो। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन करते हैं। कॉपी कर लिया सबने?
कम टू क्वेश्चन नंबर 11। हाँ कर लो, जिसका हो गया वो 11 पे आ जाए एक बार। और कैलकुलेशन मैनुअली करना एक बार, अपने आप कैलकुलेशन, मेन कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस करो, माइंड में कैलकुलेशन करो, ये प्रैक्टिस मेन जरूरी है अपनी। कम टू क्वेश्चन नंबर 11, आ जाओ 11 पे, बनाओ फॉर्मेट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। दो कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। मेक 2 कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट दिख रहा है तो लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। $1,30,000। अब सारे खर्चे डेबिट में लिखो। सबसे पहले टू रेंट, $5,000। टू सैलरी 35,000। टू कमीशन, कितना है कमीशन? टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। टू एडवर्टीजमेंट 8,000। फिर बाय इंटरेस्ट 8,000। टू डिस्काउंट अलाउड 2,000। जो रेवेन्यू क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय डिस्काउंट रिसीव, कितना रिसीव हुआ? 6,000। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। टू लीगल चार्जेस, कितना लीगल चार्जेस? 10,000। टू ऑफिस एक्सपेंस 2,000। टू लॉस बाय फायर 6,000। टू डिप्रिसिएशन एंड बाय इनकम, कितनी मिसलेनियस इनकम है? टोटल डायरेक्ट लगाएंगे सब लोग, है ना? कोशिश करो एक बार। 8 और 6 14,000, 14 प्लस 2 8 और 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 1 30, 16 प्लस 1,30,000 कितना होगा? बोलो फटाफट। 1,46,000। अच्छा, ये टोटल लिखने के पहले जरूर चेक कर लेना कभी डेबिट का टोटल ज्यादा नहीं हो। ऐसा नहीं हो डेबिट का टोटल ज्यादा हो, तुम यहाँ टोटल लिख दो, फिर कट करना पड़ जाएगा। लॉस भी तो हो सकता है। ये तो इसमें ठीक है, आंसर दिख रहा है, प्रॉफिट है। एग्जाम में आंसर लिखा हुआ नहीं आता है नीचे, पता चले उधर डेबिट का टोटल ज्यादा है, फिर तुमको वापस लगाना पड़ गया। तो वो ध्यान रखना है ना, टोटल भले ही रफ में लिख लेना एक बार। अच्छा, उधर टोटल लगाओ डायरेक्ट। 5 और 35 बताओ। 40 प्लस 19 59, 59 प्लस 5 64 प्लस 8 72, 72 प्लस 2 74 प्लस 14 88। थोड़ा सा बढ़ाओ स्पीड। 88 प्लस 10 98, 98 प्लस 2 1 लाख
और 1,10,000 रुपए। अब 146 माइनस 110 कर दो, आ रहा है नेट प्रॉफिट 136,000। तो टू नेट प्रॉफिट $36,000। बोलो समझ में आया? ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बन गया। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन? कॉपी कर लिया सबने? क्लियर है? चलो अब है ना, हम लोगों ने ट्रेडिंग बनाना सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस सीख लिया। अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें तीनों साथ में बनाने होंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है ना? तो वो तीनों साथ में बनेंगे, मतलब ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और बैलेंस शीट भी। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 18.64। Come to question number 15, page number 18.64. Prepare trading and profit and loss and balance sheet of Jagat as on 31st March. अब है ना, सब लोग एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मिनट। सब लोग पहले सुन लेना ध्यान से, फिर स्टार्ट करेंगे। एक बार सब लोग इधर ध्यान दो। देखो, जब भी अपने को ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, मेरी बात फिर सुनना, जब भी हमको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों साथ में बनाने होंगे, तो आप ऐसे नहीं करोगे पहले ट्रेडिंग बनाया, पहले क्वेश्चन पढ़ा ट्रेडिंग बनाया, फिर क्वेश्चन पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, फिर क्वेश्चन पढ़ा बैलेंस शीट। ऐसे नहीं करना है। एक ही रीडिंग में पहले फॉर्मेट पूरा बना दो और एक ही रीडिंग में तीनों अकाउंट कंप्लीट होने चाहिए आपके। गेटिंग माय पॉइंट? अपने को यह आइडिया है कौन सा फिगर कहां जाएगा, तो आपको एक ही रीडिंग में पूरा क्वेश्चन करना है। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट। अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 लाइंस का ट्रेडिंग अकाउंट, 6 to 7 लाइंस का ट्रेडिंग अकाउंट। पहले ट्रेडिंग का फॉर्मूला 6 to 7 लाइंस का ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टेन to 12 लाइंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना पे क्वेश्चन को देखो, 10 to 12 लाइन है ना। ट्रेडिंग हमेशा छोटा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, है ना? आप अननेसेसरी ज्यादा पेज भी छोड़ोगे तो डज नॉट लुक गुड। आप ट्रेडिंग पता चले ऊपर 2 लाइन में खत्म हो गया, आप 10 लाइन बना रहे हो तो वो अच्छा नहीं है ना। आप 5 to 6 लाइन में ट्रेडिंग आराम से हो जाता है क्वेश्चंस में। प्रॉफिट एंड लॉस 10 to 12 लाइंस। क्वेश्चन देखते हो, इनफ है, इतना स्पेस है ना। एंड लास्ट बैलेंस शीट। सेवन टू एट लाइंस इनफ है बैलेंस शीट के अंदर। जब बैलेंस शीट लास्ट है तो अच्छा, बैलेंस शीट में कभी पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे नहीं आता है ना
बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमेशा इस तरह होगा, बैलेंस शीट एज ऑन लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट में कहीं पर्टिकुलर्स और वो नहीं लिखना, लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। पहले सब लोग फॉर्मेट बना लो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। बना लिया फॉर्मेट? बना लिया फॉर्मेट? ठीक है, अब है ना, देखो कुछ कुछ चीजें समझना सब लोग एक बार स्टार्ट करने के पहले। देखो जब भी बैलेंस शीट बनेगी, मेरी बात सुनना सब लोग, जब भी बैलेंस शीट बनाओगे, देखो अपने को बैलेंस शीट का अल्टीमेट टोटल मैच होना चाहिए। बैलेंस शीट का आपका टोटल अगर मैच हो रहा है मतलब आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है टोटल मैच कर जाए, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक भी हो सकता है, वो अपन आगे जाके डिस्कस करते हैं। बट अभी एज ऑफ नाउ आप ध्यान रखो बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए। मतलब जैसे अपन यहां करते थे ना बैलेंसिंग फिगर, और वो बैलेंस शीट में जरूरत नहीं है अपने को। अब आप, क्योंकि अपन ने ध्यान है एक इक्वेशन पढ़ी थी, ए इक्वल टू एल प्लस सी अकाउंटिंग इक्वेशन, तो वो टोटल हमेशा मैच होना चाहिए आपका। अब दूसरी बात सब लोग ध्यान रखना, जब भी बैलेंस शीट बनाओगे, अभी आप टोटल मैच में आप ऐसे भी देखो, सुनो मेरी बात, अपने को पता है असेट्स दो पार्ट में डिवाइड होते थे, फिक्स असेट और, अब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है एग्जांपल ऑफ विच असेट, और लेट्स से स्टॉक है, करंट असेट, स्टॉक तो रोटेशन में रहता है ना। अब जनरली प्रेजेंटेशन हमेशा बैलेंस शीट से कैसा होना चाहिए, जैसे मान लो आपने इधर लिखा लैंड एंड बिल्डिंग और अगला आइटम लिख दिया लेट्स से स्टॉक, फिर लिखा प्लांट एंड मशीन, फिर लिख दिया कैश, आपका टोटल मैच कर जाएगा। बट ये प्रेजेंटेशन इसलिए सही नहीं लग रहा है क्योंकि देखो एक फिक्स एसेट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, अपन जब कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट ही कंपनी एक्ट ने दे रखा है। मतलब आप कोई भी फिगर को ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते हो। कंपनी की बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट ही पूरा, क्योंकि देखो कंपनी की बैलेंस शीट पब्लिक में प्रेजेंट होती है और पब्लिक में प्रेजेंट है तो उसका एक फिक्स फॉर्मेट है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हमेशा इंटरनल पर्पस के लिए होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं अपने अपन हर कैसे बैलेंस शीट बना दें। प्रेजेंटेशन कैसे होगा, जैसे मान लो फिक्स एसेट है तो कोशिश करो, आपने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा, अगर अगला फिगर आपको कैश दिख रहा है तो दो तीन लाइन छोड़ दो, दो लाइन एटलीस्ट छोड़ो, ताकि पहले फिक्स एसेट आए फिर करंट एसेट आए। गेटिंग माय पॉइंट? ये सिमेट्री इट्स नॉट अ रूल की मेंटेन होनी चाहिए, बट अगर ये सिमेट्री मेंटेन करो, अगर ऊपर करंट एसेट लिख रहे हो सारे करंट एसेट लिखो, फिर फिक्स एसेट लिखो, कोशिश करो इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बने। सेम जब लाइबिलिटी साइड में जाओगे हमेशा ध्यान रखना, आप जैसे क्रेडिटर्स है, आपने इधर लिखा क्रेडिटर्स, फिर बीच में आ गया मान लो कैपिटल, फिर आया बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग। अब ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है फॉर्मेट, क्योंकि ये आउटसाइडर है और ये इंटरनल है। तो हमेशा जब भी बैलेंस शीट बनाओ, कैपिटल हमेशा पहला फिगर ही होना चाहिए, कैपिटल हमेशा पहला फिगर होगा। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने आपको बताया ना अपने को एक रीडिंग में क्वेश्चन करना है, आप अगर एक ही क्वेश्चन को दो दो बार पढ़ोगे ना तो आप अननेसेसरी, क्योंकि देखो जैसे मान लो अपन पहले ट्रेडिंग के लिए क्वेश्चन पढ़े, फिर वापस प्रॉफिट है फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर बैलेंस शीट में फिर क्वेश्चन पढ़े, तो एक क्वेश्चन को अपन तीन बार पढ़ रहे हैं। और आप समझो अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाएंगे
तो फिर वहां क्या एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना मतलब अपना 1 घंटा कंज्यूम कर जाएगा एक ही क्वेश्चन। तो एक रीडिंग में क्वेश्चन होना चाहिए और अपने को आइडिया होना चाहिए कौन सा फिगर कहां प्लेस करना है। अब आप मेरी बात समझो, मैंने आपको बताया कैपिटल, अपने को पहले से पता है, बताओ कैपिटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है क्या? कैपिटल कहां जाता है? परचेज बताओ बैलेंस शीट में जाती है क्या? ट्रेडिंग में जाती है। अब कैपिटल के अंदर बताओ क्या ऐड होता है? कैपिटल में क्या ऐड होगा बताओ? प्रॉफिट। कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ेगा। अच्छा प्रॉफिट कौन सा वाला, ग्रॉस प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट जुड़ता है। और नेट प्रॉफिट कब निकलेगा बताओ? तो देखो अब क्या करना है, जब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखना पहला जो आइटम होगा हमेशा कैपिटल होगा। लेकिन हमको पता है, अब जैसे मान लो आपने कैपिटल लिखा, अब नेट प्रॉफिट बताओ कब निकले, इसमें नेट प्रॉफिट जुड़ेगा। और नेट प्रॉफिट कहां से आएगा बताओ? मतलब जब प्रॉफिट एंड लॉस बन गया तब नेट प्रॉफिट आया ना। अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मान लो क्वेश्चन में आपको कैपिटल बिल्कुल क्रेडिटर्स गिवन है, अगला आपने कैपिटल लिख दिया 5 लाख रुपए और क्रेडिटर इधर ही लिख दिया आपने, तो नेट प्रॉफिट कहां ऐड करोगे फिर आप? समझे मेरी बात? तो कैपिटल के बाद ड्राइंग भी लेस करना है, तो कैपिटल लिखने के बाद कम से कम 2 लाइन छोड़ना है अपने को। मेरी बात समझे आप? कैपिटल लिखने के बाद एटलीस्ट 2 लाइन छोड़ो। अच्छा ओपनिंग स्टॉक हमेशा कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में पहला फिगर होगा। अब जैसे आप है ना क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन 15 पे ध्यान दो, आपको ओपनिंग स्टॉक 5th आइटम गिवन है इसके अंदर, 5th या 6th गिवन है ओपनिंग स्टॉक, और पहले उसके पहले आप देखो परचेज दिख रहा है। अब आप बताओ अगर आप पहले इधर ही 2 परचेज लिख दो, टोटल तो आ जाएगा आपका, पर आप पता चला इधर फिर इधर ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हो, इधर लिख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक। अब ये बिल्कुल गलत तरीके से बना रखा है तुमने फॉर्मेट। तो जब, लेकिन अपने को पता है एक रीडिंग में करना है क्वेश्चन, तो परचेज है तो परचेज लिख लो आप और ऊपर एक लाइन छोड़ दो आप, ताकि जब ओपनिंग स्टॉक आएगा तो ओपनिंग स्टॉक ऊपर। अच्छा ऐसे बिजनेस मान लो जो बिजनेस न्यूली फॉर्म्ड है, मान लो बिजनेस इसी साल चालू हुआ, तो उसका ओपनिंग स्टॉक हो गया, नहीं होगा तो उस केस में वो लाइन ब्लैंक रह जाएगी अपनी। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक आध लाइन अगर बीच में स्किप, जैसे परचेज है और परचेज रिटर्न है, अब परचेज रिटर्न, परचेज के बाद एक लाइन छोड़ के रखना परचेज रिटर्न लिखने के लिए। अब मान लो किसी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं हो तो लाइन ब्लैंक रहने दो, फिर वो। आई बात समझ में? फॉर्मेट थोड़ा सा बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है अपन स्टार्ट करते, देखो अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते, देखो पढ़ो पहला फिगर क्या लिखा है बताओ? पहला फिगर, अब कैपिटल बताओ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्या? तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पहला फिगर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो लिखो कैपिटल। अच्छा अब बताओ कैपिटल क्या आउटर में लिख दोगे क्या? आउटर में लिखोगे तो प्रॉफिट कैसे एडजस्ट करोगे इसके अंदर? तो राइट डाउन इन इनर कॉलम 3,60,000, राइट डाउन इनर कॉलम। मशीन, नाउ मशीन कौन सी कैटेगरी बताओ? तो कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट में। अच्छा मशीन बोलो फिक्स एसेट है करंट एसेट है? फिक्स एसेट है तो इधर लिखो मशीन, अमाउंट में 70,000, आउटर में लिख दो इसको। अब सेल्स, सेल्स कहां जाना चाहिए बताओ? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड का पहला फिगर होता है, तो लिखो बाय सेल्स एंड राइट डाउन इन इनर कॉलम। इनर में क्यों? क्योंकि रिटर्न्स भी है। कितनी सेल्स है? माइनस सेल्स रिटर्न, कितना रिटर्न है बताओ? 10,000। इसको ब्रैकेट में लिखना, नेगेटिव फिगर हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे। तो ये आ गया 9,10,000।
परचेज। अब फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ देना, तो टू परचेज कितना है? 5 लाख। सेल रिटर्न लिख चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। रिटर्न्स कितना है परचेज में? 5,000, तो वो लेस कर दो 5,000। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कहां जानी चाहिए? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या कैपिटल में से माइनस? तो कैपिटल में से माइनस बता दो। बट आउटर में भी लिखना नहीं। क्यों नहीं लिख रहे बताओ? ये प्रॉफिट या लॉस अभी हमको पता नहीं है, वो एडजस्ट करके ऐसे डायरेक्ट लिख दो। अभी प्रॉफिट लॉस और एडजस्ट करना है ना। वेजेस कहां जाएगी? वेजेस, तो ट्रेडिंग में लिखो टू वेजेस। कितने की वेजेस है? 1 लाख। इधर ही आ जाएगा टू कैरेज इनवर्ट्स। कितना है कैरेज इनवर्ट बताओ? 5,000 रुपए। नो सैलरी। अब सैलरी पीएनएल के पहली लाइन में मत लिखना। क्यों लिखना है बताओ पहली लाइन में? क्यों? ट्रेडिंग से पता नहीं, लॉस होगा तो उधर जाएगा और प्रॉफिट होगा तो उधर आएगा ना। अगर आप मान लो पहली लाइन में सैलरी लिख दो और पता चला लॉस आया, तो फिर लॉस कहीं बीच में लिखना पड़ जाएगा आपको। तो फर्स्ट लाइन पीएनएल की ब्लैंक छोड़ना। गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग के बाद आएगा, तो सैलरी एक लाइन छोड़ के लिखो। तो सैलरी कितना? फिर जनरल एक्सपेंस कितना है? फिर रेंट। रेंट अगर नहीं गिवन है, रिसीव है कि पेड है, तो हमेशा पेड ही मानना है। और अगर ब्रैकेट में सीआर लिखा होता मतलब रिसीव है, मतलब इनकम है अपनी, है ना। परचेज रिटर्न लिख चुके हैं। डेटर कहां लिखे हैं? असेट साइड। डेटर इज योर असेट। डेटर ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा क्या? नहीं, तो बैलेंस शीट में एटलीस्ट 2 लाइन छोड़ दो। ठीक है ना। फिक्स एसेट वैसे और कुछ दिखने, बट एटलीस्ट 2 लाइन छोड़ दो। ठीक है ना। तो डेटर 3 लाख रुपए के। कैश। अब इसमें आगे कोई फिक्स एसेट है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो हमने बताया 2 लाइन ब्लैंक है, तो भले ऊपर ही लिख दो कैश। कितना आ रहा है कैश? 40,000 रुपए। कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा बताओ? पीएनएल में। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, तो लिखो टू कैरेज आउटवर्ड। कितना है? 20,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में, और क्रेडिटर कहां जाएंगे? बट कैपिटल में अगेन 3, मतलब ड्राइंग और 1 लाइन छोड़ देना नेट प्रॉफिट की, बस, है ना। क्रेडिटर्स कितने क्रेडिटर्स हैं? कितना आया? यहां तक क्लियर है? अब नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 2 लाख का। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का है, तो क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखे हैं?
ट्रेडिंग में, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक असेट भी होता है। क्लोजिंग स्टॉक अपना असेट भी है ना, तो राइट डाउन इन बैलेंस शीट ऑल्सो। अब टोटल लगा लो इसका, कितना है टोटल बताओ। 11,10,000 रुपए, और माइनस करो तो ये आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 4 लाख। ग्यारह लाख 10,000, उसको माइनस करोगे तो नेट फिगर 4,10,000 बचेगा। और इस ग्रॉस को इधर कैरी फॉरवर्ड करो, तो कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? करो माइनस, कितना आ रहा है? डायरेक्ट टोटल लगाओ, 60 और 20 80, एक 30, एक 50 और एक 70, 4 10 माइनस 1 70 करो, 2,40,000 रुपए। और प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा बताओ? कैपिटल में ऐड कर, लॉस होता तो माइनस कर देता है ना। कॉपी कर लिया, और इसको सिंपली यहां ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। तो 360 माइनस 40, 320। डायरेक्ट बताओ, 360 माइनस 40, 320, और 320 प्लस 240, 320 प्लस 2 लाख कर दो पहले, 520, और 520 40, तो 5,60,000 रुपए। तो टोटल आ रहा है 6,10,000 रुपए। बैलेंस शीट फाइनल टोटल आ गया 6,10,000 रुपए। मैच हो रही है बैलेंस शीट अपनी? 3 और 2 5, और 70 40 1 10, 6 10 6 10 अपना बैलेंस शीट का फाइनल टोटल आ गया। बिजनेस की पोजीशन साउंड दिख रही है? दिख रही है? देखो आउटसाइड लाइबिलिटी से 50,000 है, खुद का 5,60,000 खुद का पैसा है। मतलब कल से कोई भी दिक्कत आएगी तो आपके पास सफिशिएंट एसेट है लाइबिलिटी पे करने के लिए। कैपिटल खुद का ही है ना, पैसा पूरा, ठीक है ना। कैपिटल कम हो गया, आउटसाइड ज्यादा हो, दिक्कत है। अज्यूम करो अगर ये उल्टा होता फिगर, कैपिटल 50,000 होता, क्रेडिटर 560 है, इसका मतलब असेट बेच करके पहले 5,60,000 उनको चुकाओगे, खुद के पास से 50,000 ही बचेगा एंड में, और कल से असेट लॉस में बिक गए। भाई इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट से कैसे पोजीशन पता लग रही है? अज्यूम करो कैपिटल लेट से 50,000 ही होता, और क्रेडिटर 5,60,000 होते, मतलब मार्केट में कितने रुपए चुकाने अपने को? आप कैसे चुकाओगे बताओ? असेट पे अल्टीमेट क्या करोगे? अच्छा बताओ, इसमें ऐसा कौन सा असेट है जिसका शॉर्ट वैल्यू आपके पास कैश ही है 40,000 का? भाई 5 लाख, देखो लॉजिकल समझो, बैलेंस शीट क्या बता रही है आपको। अगर मान लो क्रेडिटर 560 होता, आपको पता है ये तो 40 का 40 आ जाएगा, कैश तो 40,000 रुपए पड़ा है अपने पास, लेकिन मेरे को बताओ मशीन 70 की है तुम्हारे हिसाब से, मार्केट में बेचने का क्या 70 की बिकेगी क्या? लॉस हो गई ना। डेटर 3 लाख के हैं, मान लो पैसा नहीं दिया उन्हें, तो भाई आप तो भरोसे बैठे हो 3 लाख रुपए आ जाएंगे, कल से मान लो 1 लाख रुपए ही आए, तो आप इनको चुकाओगे कैसे? और देना तो 560 ही है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ऐसी बैलेंस शीट है तो खुद भी बैड डेट की पोजीशन में आ जाओगे, खुद की बुक में डेफिशिएंसी आ जाएगा। और कैपिटल अगर 560 है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्रेडिटर 50 है, कैश पड़ा है 40,
10,000 तो इन असेट से मिल ही जाएगा आराम से कहीं ना कहीं बेच करके। तो इसलिए बैलेंस शीट को अपना एंड में पोजीशन बता रहे हैं कि हमारी नेट बिजनेस की क्या पोजीशन है, कि हमारे पास खुद का पैसा 5-60 पड़ा हुआ है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, और लाइबिलिटी कितनी है सिर्फ 10,000 की। चलो आई बात। अब ये एनालिसिस जब आ जाएगा ना, तो अपन डिटेल में क्या कंपनीज की बैलेंस शीट जब होती है आपको वो भी एनालिसिस समझ आ जाएगा कि कंपनी के पास लोन्स कितने पड़े हुए हैं, कंपनी के शेयर कैसे वैल्यू होते हैं। अब अगर आपकी, अब बताओ ये बैलेंस शीट साउंड है कि नहीं है, ये अच्छी कंपनी दिख रही है क्योंकि प्रॉपर ना असेट, जितने असेट है लाइबिलिटी का लोड बहुत कम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब आप होमवर्क में 16 क्वेश्चन कर लेना, 16 होमवर्क कर लेना। फिर होमवर्क में पेज नंबर 18.59 पे क्वेश्चन नंबर 2 करके आना। पेज नंबर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, 18.59 पे क्वेश्चन नंबर 2 करके आना। उसके बाद क्या पेज नंबर 18.28 पे इलस्ट्रेशन नंबर 17 करना, 17 इलस्ट्रेशन 17। इसमें जर्नल एंट्रीज भी करके आना साथ में, है ना, कॉपी में जर्नल एंट्रीज भी करके आना। देन पेज नंबर 18.53 fill in the blanks। फर्स्ट टू 12th पार्ट, फर्स्ट टू 13th पार्ट के fill in the blanks करके आना। अच्छा, इधर ट्रू और फॉल्स में 5th वाला बताओ मेरे को, सही है क्या? इधर पेज नंबर 18.52 पे ट्रू और फॉल्स दिख रहा है? 5th वाला बताओ। 25% ऑन सेल इज 3313 ऑन कॉस्ट। ट्रू और फॉल्स? कैसे फॉल्स है? 25% ऑन सेल मतलब 1/4 ऑन सेल, 1/4 ऑन सेल इज 1/3 ऑन कॉस्ट ना, ट्रू स्टेटमेंट है। चलो ठीक है ना, इसको फिर हम लोग करते हैं, ये करके आना पक्का काम, ठीक है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।